बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू शाज़िया। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है उसके हवाले से, और पाकिस्तान में जो अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं उसके हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो पंजाब हुकूमत का नया जो एक चल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू आया है, अभी जो रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए शाज़िया, इस वक्त खान साहब के हवाले से उन्हें जो भी गोरा आदमी कॉल करता है इंटरव्यू के लिए, खान साहब फौरन तैयार हो जाते हैं। अगले दिन एक इंटरनेट बेस एक टीवी चैनल है जिसको अमेरिका में तो कोई नहीं जानता, उसका नाम है revolver.com। हालांकि मैं खुद रिपब्लिकन हूँ, जी। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई बड़ा खास एक रिपब्लिकन आउटलेट है, न्यूज आउटलेट। उसके एंकर ने इंटरव्यू दिया और खान साहब को उन्होंने टोटल डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैच किया कि जिस तरीके से जो एक यहाँ पे डीप स्टेट अमेरिका के अंदर जो है वो उनके लिए काम कर रही है, खान साहब के लिए भी डीप स्टेट उन्हें निकाल के उन्होंने बड़ा मजलूम एक पिक्चर उनकी ड्रा की। खान साहब ने उसके सवालों के मतलब जिस तरह कहते हैं वो उसने बड़े फुल टास्क कराए और खान साहब ने हर फुल टास्क के ऊपर छक्का मारा। लेकिन खान साहब के बारे में अगर देखा जाए तो खान साहब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें सोचना चाहिए कि इंटरव्यू देने से पहले उस टीवी चैनल या उस एंकर या जिस भी आउटलेट है उसके बारे में देखें, उसकी क्रेडिबिलिटी के क्या हालात है। आजकल खान साहब को जो भी वेस्टर्न बंदा कॉल करे, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे ट्विटर हो, खान साहब और फौरन उसको इंटरव्यू देते हैं। उसके साथ में एक और चीज है, खान साहब ने अगले दिन फिर एक तो वो टिकटॉक पे आ चुके हैं और खान साहब अब मुसलसल यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मेरा ख्याल है कौम से खिताब करते हैं। फिर उन्होंने बार बार कल दोबारा एक खिताब उन्होंने फरमाया, बार बार उन्होंने कहा कि इस तरह की जिंदगी से मौत अच्छी है, बाहर निकलो, लड़ो मरो, मुझे दोबारा हेलीकॉप्टर पे चढ़ाओ। तो लेकिन खान साहब ने उसमें बिल्कुल भी एक दफा भी जिक्र ये नहीं किया कि मेरे बच्चे कासम हैं, उनको भी आना चाहिए और उनको भी जिहाद का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने बार बार कहा कि ये सियासत नहीं है, मैं तो इबादत कर रहा हूँ। तो इस इबादत में कासम को भी बुलाएं, अपने दूसरे बच्चे को भी बुलाएं और उनको कहें इबादत, ये सवाब दारैन वो भी हासिल करें। वो क्यों महरूम है इस सवाब से? तो ये खान साहब की यही है कि इस वक्त फिर दोबारा वो एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौम बाहर निकले सड़कों पे, लोगों के बच्चे जेलों में जाएं, लोगों के बच्चे जो हैं जले मरे कटे उनके लिए, और फिर वो अकरम प्लस लेकर आए, फिर गोगियां आए और फिर गुलशन का कारोबार चले। लेकिन ये कि अफसोस के साथ कहूंगा खान साहब फिर दोबारा ट्राई कर रहे हैं मिसलीड करने में, और पाकिस्तान में कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। आज भी अगर देखा जाए, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इस वक्त भी वहां पे क्या प्लानिंग हो रही है, दुबई के अंदर क्या डीलें हो रही हैं। अफसोस पाकिस्तान के इसमें पाकिस्तान भलाई नजर नहीं आ रही। अच्छा साजिद साहब, आप पाकिस्तान में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? क्या आपने अभी दुबई की भी बात की, वहां पे भी जाहिर जमातें सर जोड़कर बैठी हुई हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग चल रही है, लेकिन आपकी नजर में कौन बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है या कौन आ रहा है? डील किसके साथ हो रही है? देखिए, मेरी नजर में अगर देखा जाए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान का केयर टेकर गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर हो वो भी पाकिस्तानी होना चाहिए। लेकिन बदनसीबी है पाकिस्तान की कि ऐसा 25 करोड़ लोगों के अंदर कोई ऐसा अभी तक शख्स पैदा नहीं हुआ। मुझे कल से बड़ी अफसोस के साथ कहूंगा, कुछ रूमर्स जो बातें चल रही हैं, इसहाक डार साहब के बारे में बातें चल रही हैं, और दुबई के अंदर भी सुना है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इन पे कोई डील बनाने की कोशिश कर रही है। अब मैं इसहाक डार साहब लंदन बेस एक सियासतदान भी नहीं है, किसी सियासतदान के रिश्तेदार है, और सुना है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर उसमें एक्सक्यूज इस्तेमाल किया जा रहा है कि आईएमएफ की एक किस्त जो है वो केयर टेकर सेटअप के अंदर आएगी, और इस जो आईएमएफ का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये इसहाक डार साहब के होते हुए हुआ है। तो इसलिए इनका प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत जरूरी है, और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी अपने पास रखे। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बदनसीबी है। पाकिस्तान को 25 करोड़ लोगों में से कोई भी पाकिस्तानी इंटर्म गवर्नमेंट के लिए वजीर आजम नहीं मिल रहा है। ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है। देखें कि एक तो एक लंदन बेस आदमी के ऊपर इतना डिपेंड करना, नंबर वन।
और जो कि अपने आते ही जिसने नारा लगाया था कि 190 रुपए का डॉलर आएगा, वो 190 पे नहीं आ सका। IMF ने नाक की लकीरें निकाल के इन्हीं से निकलवा के इनको वो जो पैकेज टूटा फूटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके रिलेशनशिप मिडल ईस्ट की स्टेटों के साथ हैं, जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं, मेरे ख्याल में वो सिर्फ उसी को इस्तेमाल करके या तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो कुछ भी है। लेकिन ये रिश्तेदारियां ये नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन बदकिस्मती है, क्या कहें इसको। लेकिन अगला इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर यही खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि अगला इंटर्म सेटअप जो है वो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब होंगे। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है अगले दिन, मेरा ख्याल किसी टीवी चैनल को कराची में, और उन्होंने ऑलमोस्ट कंफर्म भी किया कि ये बात सच है। लेकिन ये बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की कि ऐसा शख्स जो है जो कि जिसकी परफॉर्मेंस ना माजी में ठीक रही है, ना अब ठीक रही है, लंदन से आके ना डॉलर को कंट्रोल कर सका है, ना IMF के साथ सही डील कर सका है, और उनके ऊपर अभी तक करप्शन की बहुत ज्यादा चार्जेस मौजूद हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक है। 25 करोड़ लोगों में से एक भी पाकिस्तानी उनको नहीं मिल सका जो भी इंटर्म सेटअप के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन IMF के सामने फिर दोबारा जिस तरह वो एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं, घुटने टेके हैं। कोई इसहाक डार साहब, मैं अगर पूछना चाहूँ आपसे, उन्होंने इसहाक डार साहब के पास कौन सी अभी तक उन्होंने कोई रोड मैप उन्होंने दिया है पाकिस्तान का कि हम पाकिस्तान को किस तरीके से। आज शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट भी आई है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और IMF का जो कशकोल है वो तोड़ देंगे। भाई कुछ रोड मैप भी तो बताओ ना, ये कोई प्लास्टिक का तो नहीं ना, या शीशे का बना कशकोल तो तोड़ दोगे। रोड मैप क्या है? बकरे रखेंगे, कटे पालेंगे, क्या करेंगे भाई? कोई एक्सपोर्ट तो आपने ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो कोई एक्सपोर्ट की तो आपने बात ही नहीं की, ना एग्रीकल्चर की बात की है। एक टूटा फूटा सा सियासी बयान दे देते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिनिस्ट्रियां बांट देंगे। मैंने जिस तरह बताया है कि मैं तो इसको जमहूरियत नहीं मानता कि अपनी फैमिली में से कोई ना मिले तो फिर बाहर किसी को देते हैं, वरना अपनी फैमिली में ही हर पार्टी के हालात यही है। खान साहब 27 साल कहते हैं मेरी जद्दोजहद है, 27 साल से चेयरमैन है PTI के, किसी और आदमी को बारी दी नहीं हुआ। और दूसरा, वो बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम पहले तो भट्टो है ही नहीं है, जरदारी उसका नाम होना चाहिए, उसके नाम के साथ भट्टो लगा के उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे मरियम नवाज के साथ, बल्कि उसका नाम तो मरियम सफदर होना चाहिए, मरियम नवाज बना के उसको पॉलिश करके वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जमहूरियत नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। निजाम हाइब्रिड है, लेकिन चलाने वाले तो फिर भी पाकिस्तानी है ना, जो भी हाइब्रिड निजाम चला रहे हैं, जो ये इंटर्म गवर्नमेंट बनाएंगे, जो अगले इलेक्शन कराएंगे, जो कुछ भी है तो पाकिस्तानी। वो पाकिस्तान का क्यों नहीं सोचते? क्या बात है, सोचें बंद हो जाती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का क्या होगा। ये करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? कभी आपने सोचा है मुल्क तरक्की कर जाए अकाउंटेबिलिटी के बगैर? कभी मुल्क तरक्की किए हैं सजा के बगैर, कि जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है उनको सजा दिए बगैर पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा या इस मुसीबत से निकल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। चाइना तो भाग भाग के जाते हैं वहां पे कमीशन लेने के लिए, किकबैक्स लेने के लिए हर प्रोजेक्ट पे, लेकिन कभी ये नहीं उन्होंने सोचा कि चाइना के अंदर करप्शन पे गोली किस तरह मारते हैं, और गोली का बिल भी जो है वो उस करप्ट आदमी की फैमिली को भेजते हैं। आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना के अंदर जेल का खर्चा जेल भुगतने वाला देता है, उसको मजदूरी पे लगाया जाता है, और उस मजदूरी में से उसको अपनी जेल का खर्चा देने के बाद मजबूर किया जाता है। जिसको गोली मारी जाती है, गोली का बिल जो है वो भी उसको, जिसको मारी जाती है उसको दिया जाता है। ये नहीं सीखते वहां से, तो वो इसीलिए तो कौम है। बिल्कुल यही तरक्की है, ऐसे तरक्की का राज तो यही है ना फिर उनके, कि वो हार्ड वर्किंग के साथ साथ वो अकाउंटेबिलिटी पे भी यकीन रखते हैं। तो मेरे ख्याल में अगला वज़ीर-ए-आज़म अगर इस तरह का बनेगा तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मेरे ख्याल में इंटर्म गवर्नमेंट के लिए टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर का होना जरूरी था, जिसका सियासी कोई बैकग्राउंड ना हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, सिंसेरिटी हो, और नाम ECL में होना चाहिए था, पूरी की पूरी कैबिनेट का और पूरी की पूरी गवर्नमेंट का इसके बाद। लेकिन अगर ये इसहाक डार साहब बनेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बदकिस्मती है, आने वाले दिनों में भी सुधरेंगे नहीं, आप प्लस नहीं होंगे, नेगेटिव जाएंगे। अच्छा साजिद साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो पहले से ही कसम कुर्सी का शिकार हैं। हम IMF के पैकेज के ऊपर चल रहे हैं, या फिर जो हम दीगर ममालिक से लोन ले रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की मैशत इन्हिसार कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें
तो ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियां और उनके खर्चे जो है वो बिल्कुल सामने हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियां खरीदती है। क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है इतनी अय्याशी करने के, इतने खर्चे अफोर्ड करने के? हालांकि ये बात सबके नोटिस में है कि कुछ अर्सा पहले ही नई गाड़ियां उनके पास आई थी, लेकिन अब उनको अपग्रेड किया जा रहा है। अब जो 19 और 20 ग्रेड के लोग हैं उनके लिए नई गाड़ियां खरीदी। आप क्या समझते हैं, आईएमएफ के पैकेज लेके क्या ये गाड़ियां और झंडा पॉलिसी की जाएगी? शाजिया, एक खबर है, खबर तो नहीं है, धमाका मेरे ख्याल में, एक ऐसा पाकिस्तान जहां अभी रिसेंटली आपने बिजली के बिल बढ़ाए हैं जिससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग, महंगाई का एक तूफान आएगा तो बिजली को बढ़ाने से, क्योंकि बिजली से चीज कारखाने चलते हैं। आपने आईएमएफ के लिए घुटने नाक की लकीरें निकाली हैं आपने। 3 अरब 20 करोड़ का पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए गाड़ियां दी। 3 अरब 20 करोड़ रुपए। और किसने किया है? इंटर्म गवर्नमेंट ने, जिनको इख्तियार ही नहीं होना चाहिए इस तरह का काम करने का। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। एजेंसियां पता नहीं किस चीज में मगन है, हुकूमत चलाने वाले पता नहीं किस चीज में मगन है। उनको कोई पाकिस्तान के लिए कोई दर्द ही नहीं है, उनके लिए कोई खौफ ही नहीं है, कोई खौफ खुदा ही नहीं है। अब पहले मैंने आपको कई दफा बताया, इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट है जिसकी कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं है। वजीर आजम की बात को सूबे मानते ही नहीं है, ना सिंध में ना बलोचिस्तान में। 90,000 गाड़ियां आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जिनका पेट्रोल और रिपेयर फेडरल गवर्नमेंट कराती है, गवर्नमेंट कराती है। आपकी अफसरों को गाड़ियां दे रखी, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है किस अफसर के पास कितनी कितनी गाड़ियां क्या क्या किधर चल रही हैं। मेरे एक दफा एक जानने वाले थे जो सेक्रेटरी नेशनल असेंबली थे, वो कहते थे यहाँ से जो कायमा कमेटी, जो कमेटियों के चेयरमैन होते हैं, उनको गाड़ियां टाइटल होती हैं, वो यहां से जब असेंबली खत्म होती है तो गाड़ियां साथ बलोचिस्तान और सिंध ले जाते हैं, वापस ही नहीं करते गाड़ियां। इतनी गाड़ियां। ये भी आपके नोटिस में यकीनन होगा कि एक एक ऑफिसर को 3-3 गाड़ियां भी दी हुई होती हैं, एक घर में बीवी बच्चों के लिए भी मिली हुई होती है, स्कूल के पिक एंड ड्रॉप के लिए भी। और हमारे तो ये मुशाहिदे में है कि हम लोग अगर कभी मार्केट का चक्कर लगाते हैं तो वहां पे तकरीबन 20% गाड़ियां जो है वो सरकारी नंबर प्लेट वाली शॉपिंग्स के ऊपर होती हैं, और उसमें एसी चल रहे होते हैं, उनके बच्चे बैठे हुए हैं और वो उनकी फैमिली को शॉपिंग कराई जा रही है। क्या इसके ऊपर पकड़ नहीं होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर बैन नहीं होना चाहिए कि सरकारी गाड़ी सिर्फ सरकारी इस्तेमाल के लिए होनी चाहिए, ना कि उनकी फैमिली के इस्तेमाल के लिए? देखिए, ये जो आजकल जो पीडीएम सिस्टम है, या पहले पीपल्स पार्टी या नून लीग का चले, उनसे तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, वो तो अपनी 2-2 3-3 बारियां करेंगे, हम कुछ नहीं कर सके। ये रियासत मदीना वाले भी तो 4 साल रहे हैं गवर्नमेंट में, इन्होंने क्या किया था? खुद हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे, पहले गाड़ियां बेची, प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेची, फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि फिर उतरे ही नहीं उससे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी कुछ नहीं किया था। हर तकरीर आज शुरू करते हैं अय्या का नाम दुबैया नस्ताइन के साथ, कहते हैं ऐसी गुलामी से मौत अच्छी है। 3.5 साल में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ठीक क्यों नहीं किया? उन्होंने ये गाड़ियों का सेटअप, प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेची, लेकिन ये सेक्रेटरीट की गाड़ियां क्यों नहीं बेची? ये क्यों नहीं उन्होंने ये ऐसा सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया जिससे कोई बेहतरी आ सके? लेकिन आपकी नजर में पाकिस्तान पे सबसे बड़ा बोझ क्या है? कौन सा तबका सबसे बड़ा बोझ इस वक्त बना हुआ है? इस वक्त तो लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानियों के बोझ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो वजह ये पाकिस्तानी ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान से प्यार किस तरह करना है, अपने मुल्क को बचाना किस तरह है। किसी के पास कोई फार्मूला मौजूद ही नहीं है, कोई सोच तरक्की की, जुल्म की, मेरा मकसद कोई समझ ही नहीं रहा कि क्या करना है। बोझ तो आपका कोई सिस्टम तो कामयाब है ही नहीं है, आपकी सोचें ही नहीं ठीक है, तो फिर आप सिस्टम किस तरह कामयाब करेंगे? आपको चलाने वाले जब पाकिस्तानी नहीं है तो फिर आपको किस तरह ठीक हो गया? हर चीज ही बोझ है, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी बोझ बन चुका है। मैं हजारों दफा कह चुका हूं कि आपने सिर्फ फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, आपने प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। मुझे कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान है ही। साजिद साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन एक और मैं पूछना चाहूंगी, आप अमेरिका में मौजूद हैं, क्या वहां पे ब्यूरोक्रेसी के लिए इतनी अय्याशी का सामान दिया जाता है? क्या वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है या उसका जो अमला होता है, क्या उसको सरकारी मराद भी इसी तरह से प्रोवाइड की जाती है जैसे पाकिस्तान में की जा रही है? बिल्कुल नहीं, ना अमेरिका में इस तरह होता है, ना इंग्लैंड में होता है। मेरे ख्याल में मैंने आर्टिकल पढ़ा था, पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सिर्फ 80 गाड़ियां फेडरल गवर्नमेंट के पास। और जिस तरह मेरा अमीरुल मोमिनीन बार बार कहता है कि मैं लंदन में गया तो मैंने वहां से सीखा, कानून की जो है हुक्मरानी मैंने देखी, तो वापस जाके क्या किया भाई आपने? 4 साल तो गवर्नमेंट में रहे आप, आपने कोई ठीक की फेडरल गवर्नमेंट? आपने पाकिस्तान में क्या रिफॉर्म किया था?
बताया ना सामने निकल के, ये जी मैंने ये रिफॉर्म किया था, मैं बर्तानिया का ये सिस्टम लेकर आया हूं, बताया ना लोगों को। बार बार क्यों कहते हैं आपके मैं बर्तानिया से सीख कर आकर इंसाफ की तहरीक इंसाफ चलाई, हुकूमत कानून की मैंने बर्तरी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए 27 साल की मूवमेंट चलाई। तो जब आप 4 साल गवर्नमेंट में रहे, कोई एक भी चीज आपने बनाई है जो बर्तानिया की टाइप की हो? जीरो, कोई एक प्रोजेक्ट। अगले दिन उसी इंटरव्यू में कह करते मैंने गरीबों का प्रोग्राम शुरू किया, वो बेनजीर स्कीम का नाम आपने तब्दील किया था, आपने कौन सा नया प्रोग्राम शुरू किया? एक भी नहीं। आपने बल्कि 11 करोड़ का सूबा है उसको आपने ट्रेन के नीचे दे दिया था, वसीम अकरम प्लस को लाके। तबाही आपकी अभी तक स्टोरियां। यहां अमेरिकन न्यूज़पेपर लिख रहे हैं कि आपकी कैबिनेट जो थी अमेरिका की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे करप्ट कैबिनेट थी आपकी। लेकिन आपको कोई, मेरा मकसद, लेकिन वजह यह है ना कि जब आप मजहबी पेशवा बन जाए, देखिए ना पाकिस्तान के अंदर वजीराबाद में एक डबल शाह, लोग उसको पैसे देते थे, वो डबल करके दे देता था। हर पाकिस्तान के बस स्टॉप के ऊपर एक बंदा बैठा होता है मदारी, वो लोगों को कहता है 100 रुपए दो, अभी मैं 500 बना देता हूं। 300 बंदे खड़े होते हैं बसों के अड्डों के ऊपर, क्योंकि हम लोग हैं। डब्बा, कई पीर हैं जो वो लड़के दे रहे हैं, औरतों के रश लगे हैं। एक बंदा फूंके मार मार के कैंसर के इलाज कर रहा है, एक बंदा है वो पीर साहब में फूंक मारता है, कैंसर का इलाज है, बाईपास सर्जरी हो रही है, इस तरह ये भी सर्जरी कर रहे हैं। चलो इस तरह ही होता है कौमों का, जब तबाही होनी होती है अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं, और इस तरह के डब्बे पीर आके फिर जिहाद सिखाते हैं। वो जिहाद सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान में लोगों की जिहाद की। वो कहते हैं ऐसी गुलामी से मौत अच्छी है, मर जाओ बाहर निकल के। चलो मरो, क्या क्या हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं। साहब, पाकिस्तान और श्रीलंका का क्या कंपैरिजन करेंगे आप? देखिए, मैं इस पे खासकर मैं एक आर्टिकल ये बताना चाहूंगा कि श्रीलंका के वज़ीर आज़म अगले दिन भारत में गए, और उन्होंने पहले, एक तो ये बताना चाहूंगा, पिछले साल जनवरी से लेकर जुलाई तक भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन इमदाद दी। बिल्कुल सूरत हाल श्रीलंका की पाकिस्तान की तरह। इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कश्मकश चल रही है, एक तरफ IMF है, मतलब अमेरिका है, दूसरी तरफ आपका CPEC है, यानी कि चाइना है, बिल्कुल उसी तरह आप, और करप्शन इतनी वहां पर राजा पक्सा दे, जिस तरह यहां नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं इसहाकदार साहब को वजीर आजम अगला, इसी तरह वहां राजा पक्सा दे। करप्शन भी सिमिलैरिटी आपकी, हर चीज सिमिलैरिटी, बल्कि आपके तो बहुत ज्यादा है यहाँ राजा बक्सा के टाइप के। लेकिन उनको देखना बड़ा जरूरी है आपका, वो फिर मेरा ख्याल अपनी इस मुसीबत से निकल जाएंगे। लेकिन आप सीरियस नहीं है, आपके अंदर कोई सिस्टम ऐसा नहीं चल रहा। इस दफा वहां चेंज ये आई है कि श्रीलंका में जब भी कोई नया वजीर आजम या सदर आता था, वो सबसे पहले भारत आता था, लेकिन इस दफा वो साल बाद आया और उन्होंने आके फिर बैलेंस की बात की। उन्होंने कहा कि हम भारत को और चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करें, हम रिफॉर्म कर रहे हैं श्रीलंका। मेरे ख्याल में वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हमारे कोई बेहतर होने वाले चांस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक हमारे नए आर्मी चीफ साहब ने अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को रोकने के लिए कोई सद्देबाब, कोई नया चीज शुरू नहीं की। उन्होंने कोई इकदाम ऐसा नहीं किया जिसमें करप्शन को हाथ लगाए। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को यही निकल के कहते हैं कि मैं 9 मई को कंडेम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम, वो चले जाते हैं। कोई कहता है जी 9 मई से मैं निकला हूं बाहर, मैं 9 मई को कंडेम करता हूं, अब सियासत छोड़ दूंगा, 2 हफ्ते के लिए छोड़ता फिर वापस आ जाता। लेकिन आज तक, अभी तक किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी के लिए, करप्शन के लिए किसी को ना पकड़ा है ना पूछा है। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बदकिस्मती, और ये तरक्की मुल्क नहीं कर पाएगा जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। मैंने आपको कई दफा माजी में भी कहा है कि पाकिस्तान में डॉलर लाना बड़ा कमाल नहीं है। यहां बड़े डॉलर आए थे जब आपने अफगानिस्तान के साथ मिलकर जिहाद किया था। अफगानिस्तान में कंटेनरों में डॉलर आते थे, वो कहां गए आज? डॉलर लाना को बड़ी बात नहीं है, फौरन निकल जाते हैं वो, आधे तो आते ही नहीं है, दुबई रुक जाते हैं, आधे डॉलर तो लंदन से आगे निकलते ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इसको परमानेंट बेसिस पे ठीक किस तरह करना है इस मुल्क को, और वो अकाउंटेबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता, पीरियड, नहीं हो सकता बिल्कुल। लेकिन अभी तक उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। ECL के ऊपर एटलीस्ट मेरे ख्याल में 5,000 से 10,000 लोगों का नाम होना चाहिए। वो पता नहीं किसने करना है, मेरी समझ से बाहर है। नए आर्मी चीफ साहब, मेरी तो वो आखिरी उम्मीद है, देखें क्या आगे बनता है। लेकिन ये कि अभी तक उन्होंने भी पाकिस्तान को सही तरीके से ट्रैक पर लाने की कोशिश अभी तक नहीं की है।
उन्होंने इमरान प्रोजेक्ट को ही इतना पोल्यूटेड कर दिया है, बना दिया है कि वो अभी तक टीवी पर बैठ के यूट्यूब पर कौम को कह रहे हैं कि बाहर निकलो और आग लगा दो। वो अभी तक उसी चीज को नहीं रोका जा सका। आगे मजीद अमेंडमेंट इसमें क्या चीजें मजीद होंगी। ये पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब ये यूथ है, जो आपका जो यंग फेस है, जो इस वक्त सड़कों पे ऐसे फिर रहा है, जब तक इसको ट्रैक पे नहीं लाया जाएगा, जब तक देखें मोदी साहब भारत के अंदर जाते हैं, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जहां दुनिया में गए, स्टूडेंटों को प्रमोट कर रहे हैं, वीजों को प्रमोट कर रहे हैं, आपके बच्चे कश्तियों में डूब रहे हैं बिल्कुल मुसलसल। कभी किसी ने तवज्जो दी है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए? इनको ठीक है बाहर ही भेजना, ट्रेड इनको सिखा के भेजा जाए, इनको कोई ना कोई हुनर दे के भेजा जाए बाहर, और बजाय ये बेचारे समुद्रों में डूबे इनकी किश्तियां, खुद इनको बाहर जाके इनके एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त किया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हुनरमंदों की शॉर्टेज है। आपकी हुकूमती लेवल पे ये चीज क्यों नहीं की जाती? आपकी एम्बेसियां क्यों नहीं ये कर रही? क्यों नहीं ये कर रही? क्योंकि सारे एम्बेसियों के अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट के साले बैठे हैं वहां पे, सारा यही हो। साजिद साहब, यूक्रेन का एफएम पाकिस्तान में खुल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए हैं और वो खासकर गंदम के हवाले से उन्होंने उसमें क्योंकि इस वक्त अगले दिन जो वहां पे ब्रिज और कई अटैक जो रशिया की तरफ से हुए हैं ग्रीन के, आगे फ्यूचर के अंदर दो चीजें, एक तो गंदम की प्राइस बढ़ गई और आगे दूसरी चीज जो देखी है, भारत ने राइस एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई उनको अपने अंदर, क्योंकि भारत के अंदर आबादी बहुत ज्यादा, उन्हें उसकी भी जरूरत है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि चावल और गंदम के प्राइस बढ़ जाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, 70% एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है वहां पे, तो इनको यूक्रेन से पिछले साल भी पाकिस्तान ने 1 मिलियन टन जो है वो गंदम इंपोर्ट की थी। लेकिन यूक्रेन से ये भी एक सोच, मेरे जैसे बंदे को सोचना पड़ता है। उसकी एक वजह ये है कि यूक्रेन इज अनदर करप्ट कंट्री। आप मुसलसल कोशिश करती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपके जितने जो हुकूमत चलाने वाले लोग वो कोशिश करते हैं करप्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाए। उसकी एक मिसाल चाइना, करप्शन, किकबैक्स कल्चर का हिस्सा। टर्की के साथ रिलेशनशिप, लाहौर में ठेके दिए गए टर्किश कंपनियों को, क्यों? क्योंकि वो भी किकबैक्स देते हैं, करप्ट है। तीसरा यूक्रेन, गंदम उनसे क्यों ली गई जाती, वो भी करप्ट है, खुल के सारा काम करते हैं करप्शन में। तो दर हकीकत आपकी हर चीज के पीछे कोई ना कोई फ्रॉड, किकबैक होता है। तो ये वही उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपको जी गंदम देंगे, आप लेने वाले बने, आपको दी जाएगी गंदम, लेकिन आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो जो दे लें अपने मुल्क के ऊपर ही। देखें अब आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब किया था कि पाकिस्तान आर्मी इज वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर साइड एंड विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड सऊदी अरेबिया एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा पाकिस्तान। देखें आने वाले दिनों में हो सकता है ये इसका भी मसला हल किया। लेकिन साजिद साहब, आपको नहीं लगता जो नई से नई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं वो एग्रीकल्चर लैंड को खा रही हैं, और हाउसिंग सोसाइटीज की वजह से, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो वहां पे भी ये चीज सामने आती है कि जिनके पास अपनी ज़रूरी अराजी है वो उसको हाउसिंग सोसाइटी को भी दे देते हैं ताकि एक अच्छा उनको प्रॉफिट जो है वो मिल सके। तो ये हाउसिंग सोसाइटीज पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को खराब नहीं कर रही हैं? देखें, जब पाकिस्तान को एक रियल एस्टेट एजेंट ओन कर रहा, जिस वक्त आपका हर पार्टी, हर जज, सारे जर्नैल रिटायर्ड, एक रियल एस्टेट एजेंट, एक रियल एस्टेट जो है डेवलपर उसकी जेब में हो, तो फिर हाउसिंग सोसाइटीज किस तरह बंद होंगी पाकिस्तान में? कौन करेगा बंद? खुदा की तरफ से है कुछ हो जाए, वरना आप जितना ताकतवर एक रियल एस्टेट का, जिसको आप नाम लेते भी लोग डरते हैं, कहते हैं ये टाइकून है, उसको रियल एस्टेट टाइकून ही कहा जाता है। हर चीज उसकी जेब में, हर चीज। मैं समझता हूं कि उसके बाद आपको आपकी हाउसिंग सोसाइटीज बंद किस तरह होंगी, बनेंगे किस तरह, कोई रेगुलेशंस किस तरह चलेंगी? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर चीज तो मेरा मकसद है रियल एस्टेट वालों के हाथ में ही है। बाकी अगर देखा जाए, क्योंकि सबसे ऊपर जो बैठा है, जो आपको चला रहा है इस वक्त, वो भी तो रियल एस्टेट टाइकून क्या, रियल एस्टेट एजेंट ही है। लेकिन देखें, मलिक रियाज इज मेरे ख्याल में बहुत बड़ा केस स्टडी इन पाकिस्तान इस वक्त मलिक रियाज साहब का नाम लिया जाए तो पाकिस्तान छोटा नजर आना शुरू हो जाता है।
चले साजिद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। दुआ है कि पाकिस्तान के ये मसाइल हल हों और हमेशा की तरह मैं और साजिद साहब ये बात जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिले, ताकि वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी बच्चों के बारे में, पाकिस्तानी अवाम के बारे में अच्छे फैसले कर सकें और उनके फ्यूचर को सब मद्देनजर रख के कोई फैसले करें, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो, ना कि वो हम तरक्की पजीर ममालिक की तरह हमेशा कर्जों पर चलते रहें और हम अपनी मीशत को सहारा देने के लिए हमेशा दूसरे ममालिक की तरफ देखते रहें। काश के हम इस फेज से भी निकल सकें। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारक सबको इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के हवाले से और कुछ बैरूनी दुनिया के हवाले से। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान से